आखिर ये वित्तीय संकट बार बार आते क्यों हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हर दशक में दुनिया की अर्थव्यवस्था किसी न किसी बड़ी मुश्किल में पड़ी जाती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शक्तिशाली आर्थिक विचार में, जिसे कहते हैं मॉरल हैजर्ड या नैतिक जोखिम। चलिए समझते हैं ये है क्या। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। 2008 का वित्तीय संकट याद है? दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो गई थी और मजे की बात यह है कि दुनिया के सबसे ब्रिलियंट अर्थशास्त्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो इतने बड़े संकट को आते हुए देख क्यों नहीं पाए? इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में नहीं था। जवाब तो छिपा था इंसानी बर्ताव में, भरोसे और जानकारी की रोजमर्रा की समस्याओं में। मतलब ये पूरी कहानी इस बात की है कि तब क्या होता है जब किसी सौदे में एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ ज्यादा जानती हो। ये समझने के लिए कि अर्थशास्त्रियों से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, हमें एक ऐसी चीज पर नजर डालनी होगी जिसे वो दशकों से लिटरली नजरअंदाज करते आ रहे थे, और वो है बैंकिंग की असली दुनिया। बात करीब 100 साल पुरानी है। जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें हम आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता मानते हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि बैंक कभी कभी अच्छे खासे ग्राहकों को भी लोन देने से मना कर देते हैं, तब भी जब वो ग्राहक ज्यादा ब्याज देने को तैयार हों। अब ये तो काफी अजीब बात थी, है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। कीन्स ने इस ऑब्जर्वेशन को अपनी सबसे मशहूर किताब से निकाल दिया। अब सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि उस जमाने की आर्थिक सिद्धांतों के हिसाब से ऐसा होना बेसिकली मुमकिन ही नहीं था। तो ये एक ऐसी पहेली बन गई जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और ये पहेली दशकों तक पहेली ही बनी रही। फिर 1970 के दशक में अर्थशास्त्र में एक नई फील्ड आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया: सूचना अर्थशास्त्र। इस नई फील्ड ने अर्थशास्त्रियों को वो टूल्स दिए जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी, ये समझने के लिए कि बैंक असल में काम कैसे करते हैं। इसने हमें ये एनालाइज करने का तरीका दिया कि लोग तब कैसे फैसले लेते हैं जब उनके पास पूरी जानकारी ना हो। एक ऐसी सच्चाई जिसे अर्थशास्त्र ने बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया था। और इसी एनालिसिस से दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स निकलकर सामने आए: मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन। और यही वो दो खलनायक हैं जो हमारी पूरी पहेली के पीछे छिपे हैं। तो सबसे पहले मॉरल हैजर्ड। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कार किराए पर ली। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप उसे उतनी ही सावधानी से चलाएंगे जितनी अपनी खुद की कार को? प्रॉबेबली नॉट, राइट? बस यही है मॉरल हैजर्ड। जब आपको पता हो कि नुकसान का खर्चा कोई और उठाएगा तो आप ज्यादा रिस्क लेते हैं। यह है छिपी हुई कार्रवाई या हिडन एक्शन की प्रॉब्लम। और दूसरा है एडवर्स सिलेक्शन। ये है छिपी हुई जानकारी या हिडन इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम। इसका क्लासिक उदाहरण है सेकेंड हैंड कार खरीदना। जो कार बेच रहा है उसे कार की असली हालत के बारे में आपसे कहीं ज्यादा पता है ना? तो होता क्या है, मार्केट में अच्छी सेकेंड हैंड कारों से ज्यादा खराब कारें बिकने लगती हैं। ये प्रॉब्लम डील होने से पहले की है, जहां जानकारी की कमी की वजह से अच्छे ऑप्शन मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो इन दोनों में फर्क साफ है। मॉरल हैजर्ड है डील के बाद आपके एक्शंस के बारे में, और एडवर्स सिलेक्शन है डील से पहले की इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब जरा बैंकों के नजरिए से सोचिए। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करनी कि कौन लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, ये हो गया एडवर्स सिलेक्शन, बल्कि उन्हें इस बात की भी फिक्र करनी है कि लोन लेने वाला पैसा मिलने के बाद उस पैसे का क्या करेगा, और ये हो गया मॉरल हैजर्ड। मतलब ये तो एक डबल वैमी है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाती हैं जब इनमें सरकारी नियम भी शामिल हो जाते हैं। हाँ, वही नियम जो असल में सिस्टम को सेफ बनाने के लिए बनाए गए थे। देखिए, बेज़ल अकॉर्ड्स जैसे बैंकिंग नियमों के पीछे इरादा तो बहुत अच्छा था। मकसद था बैंकों को बड़े नुकसान से बचाना और पूरी अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखना। अब ये नियम काम कैसे करते थे? मोटा मोटा समझें तो बैंकों को अपनी एसेट्स के हिसाब से कुछ कैपिटल, कुछ पूंजी अलग रखनी पड़ती थी। अगर बैंक सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ एसेट्स रखते हैं तो उन्हें कम कैपिटल रखना पड़ता था, और अगर वो छोटे बिजनेसेस को लोन जैसी रिस्की एसेट्स देते हैं तो उन्हें ज्यादा कैपिटल रखना पड़ता था। और इसका नतीजा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक। बैंकों ने उन एसेट्स में पैसा झोंकना शुरू कर दिया जिन्हें रेगुलेटर्स सेफ कहते थे, और उन्होंने छोटे बिजनेसेस को लोन देना लगभग बंद ही कर दिया।
इससे हुआ ये कि पूरे वित्तीय तंत्र में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ रिस्क पैदा हो गया, जो बस एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा था। तो सवाल ये है कि इस गड़बड़ को ठीक कैसे किया जाए? अर्थशास्त्री रॉजर मायरसन ने इसी सूचना अर्थशास्त्र की समझ के आधार पर कुछ बहुत ही बोल्ड सॉल्यूशंस दिए हैं। मायरसन के 3 मेन प्रपोजल्स हैं जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। पहला, बैंकों के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। दूसरा, रेगुलेटर्स को ये तय करने से रोको कि कौन सी एसेट सेफ है और कौन सी नहीं। और तीसरा, दिवालियापन से निपटने के तरीके को पूरी तरह से बदल दो। चलिए पहले प्रपोजल पर आते हैं। मायरसन का कहना है कि बैंकों को अपनी टोटल एसेट्स का 20% से भी ज्यादा कैपिटल रखना चाहिए। अब सुनने में यह नंबर बहुत बड़ा लग सकता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि आज से 100 साल पहले बैंकों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल था। उनका तीसरा प्रपोजल वो सीधे सीधे बेल आउट की प्रॉब्लम पर हमला करता है। उनका आइडिया ये है कि जब कोई बैंक फेल हो रहा हो तो टैक्स पेयर्स के पैसे से उसे बचाने की बजाय सरकार उस बैंक के कुछ कर्ज को इक्विटी यानी हिस्सेदारी में बदल दे। लेकिन इसमें एक शर्त है, सरकार को भी उसी कीमत पर हिस्सेदारी खरीदनी होगी। इससे ये पक्का हो जाता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा बेवजह रिस्क में नहीं डाला जा रहा। अब जब हम इन सब आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें पूरी अर्थव्यवस्था को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया मिलता है। ये मॉडल दिखाता है कि मोरल हैज़र्ड सिर्फ कुछ बैंकों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था में बूम एंड बस्ट साइकिल्स यानी तेजी और मंदी के दौर पैदा कर सकता है। जब आप बैंकरों को लंबे समय के बोनस का वादा करते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में एक चक्र शुरू हो जाता है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम असल दुनिया के रिसेशंस में देखते हैं। जैसा कि मशहूर अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमन ने 2008 संकट के बाद कहा था, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स वित्त की इस कॉम्प्लिकेटेड और मेसी दुनिया को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी बात यह है कि सूचना अर्थशास्त्र हमें ऐसा करने के टूल्स देता है। अब हमें बैंकिंग को एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अब ऐसी थ्योरीज हैं जो भरोसे, प्रतिष्ठा और छिपी हुई जानकारी जैसी असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकती हैं। तो अब जब हमारे पास वित्तीय जोखिम को समझने के ये टूल्स हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि हमें अगला संकट रोकने से कौन सी चीज़ रोक रही है? क्या हमारे पास इस नॉलेज को इस्तेमाल करके एक वाकई में सुरक्षित वित्तीय तंत्र बनाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, या फिर हम एक और बड़ी गलती दोहराने के लिए तैयार हैं?